नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। यहां सबकी क्लास लगती है, खबर का हर चैप्टर बड़े विस्तार से खुलता है। तो बिना वक्त गवाए आज की पाठशाला शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं आज पाठशाला में आपके लिए क्या लेकर आया हूं। पाठशाला में कंफ्यूज्ड कांग्रेस का कंप्लीट चैप्टर, और ये क्यों कह रहा हूं आपको समझ में आएगा। ना राज्य संभल रहा है, ना पार्टी संभल रही, आउट ऑफ कंट्रोल कांग्रेस का चैप्टर आपके सामने रखूंगा। राजस्थान से पंजाब तक कहां लॉ कहां ऑर्डर, ये आपको बताऊंगा। डेल्टा ओमाइक्रॉन ने क्या नया वेरिएंट बनाया है, यह भी आपको बताऊंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, देखिएगा जरूर। लेकिन आज की पाठशाला की शुरुआत करते हैं राजस्थान से आई खबर से। पाठशाला में सबसे पहले राजस्थान का चैप्टर, क्योंकि वहां अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो पैरों में कील ठोकने की खबर आती है। अगर कोई सरकारी योजनाओं में धांधली सामने लाता है तो पैरों में 6-6 सरिया आर पार कर देने की खबर आती है। अगर कोई टैक्स पेयर के पैसों की बर्बादी और हेराफेरी उजागर करता है तो पीट पीट कर हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, जो सरकारी योजनाओं में धांधली बता रहा है, जो हमारे आपके पैसे का हिसाब बता रहा है, ऐसे शख्स को इनाम मिलना चाहिए, मेडल मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। तो ऐसे शख्स को सुरक्षा मिलनी चाहिए, इनका हौसला बढ़ाना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। लेकिन राजस्थान, जहां कांग्रेस की सरकार है, उस राज्य में उल्टा ही हिसाब चल रहा है। ये तस्वीरें आप देखेंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को अधमरा कर दिया जाता है। इतनी भयानक तस्वीर है, जितना दिखा रहे हैं उसको देखकर आपकी हालत खराब हो रही है। पूरी दिखा देता तो क्या होता आप सोचिए। रात को नींद नहीं आती आपको। यह राजस्थान में हुई यह घटना। सरकारी योजनाओं में धांधली बताने वालों की टांगे तोड़ दी गई। बाड़मेर के आरटीआई कार्यकर्ता अमरा राम की तस्वीरें हैं ये। इनके साथ जो हुआ वो इतना खौफनाक है कि आज के बाद राजस्थान में कोई धांधली के बारे में बात करने की हिम्मत जुटा पाएगा क्या, बताइए। धांधली होती रहेगी, आंखें बंद कर लेंगे, कान बंद कर लेंगे, जुबान बंद कर लेंगे, क्योंकि ये तस्वीर याद आएगी। जान किसको प्यारी नहीं है भाई? कौन जान देकर ये आपके लिए और हमारे लिए लड़ाई लड़ेगा? बाड़मेर के अमरा राम ने एफआईआर में जो बताया उसके मुताबिक वो 21 दिसंबर को जोधपुर से बाड़मेर अपने गांव लौटे। बस से उतरे, घर जा रहे थे। अचानक एक स्कॉर्पियो गाड़ी आती। अच्छा, गाड़ी में नंबर नहीं था, काले शीशे चढ़े हुए थे। गाड़ी से 6 लोग उतरे और इन्हें दौड़ा दिया। फिर इन लोगों ने कहा कि इस पर गाड़ी चढ़ा दो, क्योंकि दौड़ रहे थे। तो बोला कि इसको गाड़ी चढ़ा दो इसके ऊपर। इन लोगों ने, जो 6 लोग गाड़ी से उतरे थे, इन्होंने इस आरटीआई कार्यकर्ता का मुंह बांध दिया। फिर सुनसान जगह पर ले गए, लोहे के सरिये से पहले पिटाई की, उसके बाद पैर में सरिया डाल दिया। इतने से भी जब इन लोगों का मन नहीं भरा तो पैर में कील ठोक दी और उसके बाद उन्हें पेशाब पिलाया गया। क्या राजस्थान में कानून व्यवस्था का हाल इतना बुरा है कि एक आरटीआई कार्यकर्ता, जिसे पहले से धमकियां मिल रही थी, उसके साथ यह हो जाए? आरटीआई कार्यकर्ता अमरा राम के पैरों में 6 सरिया आर पार कर दी गई। 6 सरिया। एक बार आंख बंद करके सोचिए कि इतनी सी कील चुभ जाए, सुई चुभ जाए, तो कैसे बाप बाप करते हैं। किसी आदमी के पैर में 6 सरिया आर पार कर दी गई। उनके पैरों में जो कील ठोकी गई, उससे जो भयानक घाव हुआ है, उसकी तस्वीर दिख रही है। मतलब हैवानियत की हद पार हो गई। और यह सब क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने गांव की पंचायत में भ्रष्टाचार को उजागर करने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने अवैध शराब की बिक्री की शिकायत की।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही धांधली की शिकायत की। उन्होंने मनरेगा में भ्रष्टाचार को उजागर किया था। इसी वजह से अमरा राम को मंगलवार की रात कुछ लोगों ने अगवा किया, बेरहमी से पीटा और गांव के पास सड़क किनारे फेंक कर चले गए। गंभीर हालत में इस आरटीआई कार्यकर्ता को जोधपुर रेफर किया गया। बड़ी बात यह है कि अमरा राम को पहले से धमकियां मिल रही थी। मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ हो गया। पुलिस को भी जानकारी थी कि धमकियां मिल रही हैं। बावजूद इसके उन पर जानलेवा हमला हुआ। अमरा राम ने खुद बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ। एक बार सुनिए उनको। आवास में जो घपला हुआ था उसकी रिपोर्ट दी थी। उसके समय में नगराज ने कई लोगों से मेरे को फोन भी करवाया और मुझे धमकी दी थी कि मान जा, नहीं तो तेरे हाथ पैर तोड़ के डाल देंगे। 2 दिन पहले माना राम ने मुझे व्हाट्सएप कॉल करके धमकी दी थी कि मान जा, ज़्यादा कानून लोगों को मत सिखा। और ग्रुपों में, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पर भी जो शराब के लिए मैंने प्रशासन गाँव में दिया था जो विज्ञापन, उसमें भी उन्होंने ग्रुप में सबके सामने लिखा था। शराब ठेकेदार के लड़के प्रभु सरपंच माकाराम का लड़का भूपेंद्र, उसने लिखा था तेरा तो हिसाब करके रहेंगे। मैं जोधपुर से घर आया तो बस में जहाँ उतरा था वहाँ से इन्होंने मेरा अपहरण किया और उसके बाद मेरे को हाथ और पैर, आँखें सब बांध दी थी और सुनसान जगह ले जाकर मेरे दोनों पैर फ्रैक्चर किए, हाथ फ्रैक्चर किया और मेरे सिर में गंभीर चोट है। गुप्तांगों पर मारा और उन्होंने कहा कि नगराज को फ़ोन करो कि अपना जो मिशन है वो सक्सेस हो गया है। उन्होंने ये भी बोला था रेडियो में। गिड़ा थाना हिस्ट्री शीटर नग्गाराम और नगराज मुझे कई बार धमकियाँ दी और इस गैंग से गुरगांव, नगराज ने गुरगांव को भेजा है। माकाराम और मानाराम ये सब एक होके मेरे साथ ये मारपीट करवाई। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। घटना में इस्तेमाल 4 स्कॉर्पियो को जब्त भी किया। बीट कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक शराब माफिया ने अमरा राम पर हमला किया। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है और राजस्थान के डीजीपी, आबकारी विभाग के कमिश्नर, बाड़मेर के कलेक्टर और एसपी को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि लाइन हाजिर कर रहे हैं, रिपोर्ट मांग रहे हैं, सब कर दीजिएगा, लेकिन फिर से कोई अपनी आवाज बुलंद करे, हिम्मत जुटाए कि ऐसे लोगों के खिलाफ बोलूं, सच बाहर लाऊं, वो हिम्मत कैसे लाइएगा दोबारा? क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं जहां कानून व्यवस्था को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं और जब हो जाता है तब आप कार्रवाई करते हैं। इनको धमकियां मिल रही थी तब भी कुछ नहीं हुआ। अब कार्रवाई जो हो रही है वो ये सारी ऐसी घटना होने के बाद हो रही है। सुनिए एक बार। जब तक अनुसंधान नहीं हो जाता तब तक थाना अधिकारी गिड़ा को वहाँ से हटा के पुलिस लाइन में भेजा गया है और जो बीट कांस्टेबल जहाँ पे ये अवैध शराब पकड़ी गई थी उनको निलंबित किया गया है। इसमें इसके अलावा कुछ और पुलिस के कर्मचारियों को वगैरह इसमें कोई भी पुलिस कर्मचारी की मिलीभगत, गलती, लापरवाही या किसी भी प्रकार की को पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध पूरी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित अमरा राम लगातार भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे, बावजूद इसके सुरक्षा नहीं दी। उन्हें मिलने वाली धमकियों को हल्के में लिया गया। सवाल यह है कि क्या राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है कि कोई इस तरीके से आपको अधमरा करके चला जाए? क्यों धमकियों के बावजूद आरटीआई कार्यकर्ता को सुरक्षा नहीं दी गई? अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो सकते हैं? क्या सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है? राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा इस हैवानियत पर खामोश क्यों हैं? क्योंकि यह उत्तर प्रदेश नहीं है इसलिए? राजस्थान में कानून व्यवस्था की हालत क्या है आप देखिए। एक घटना होती तो आदमी सोचता कि चलिए एक घटना हुई है। राजस्थान की हालत देखिए। राजस्थान में कानून व्यवस्था, उसकी हालत देखिए क्या हो रखी है। और
सवाल पूछना पड़ रहा है ऐसे आंकड़े देखने के बाद, ऐसी घटनाएं देखने के बाद। भ्रष्टाचार के मामलों में राज्य राजस्थान जो है वो नंबर 2 पर है, नंबर 2। सबसे ज्यादा रेप के मामले में नंबर 1 है राजस्थान, नंबर 1 पर है। नाबालिग से रेप, इस मामले में राजस्थान की रैंकिंग फिर नंबर 1। ये कोई नंबर 1 होने वाली चीजें हैं। महिलाओं से अपराध, यानी कानून व्यवस्था का एक और प्रश्न, उस मामले में 5वां स्थान है, 5वां स्थान राजस्थान का। हर दिन 8 बच्चों का अपहरण हो जाता है। हर दिन की घटना आपको बता रहा हूं, हर दिन 8 बच्चे अपहरित हो जाते हैं। 5 साल में, बीते 5 साल में बच्चों के खिलाफ अपराध 39% बढ़ गए। यह राजस्थान है। SC ST के खिलाफ अपराध में टॉप 3 में कौन है? राजस्थान शामिल। अब आप बताइए, यह कैसा राज्य है, कैसी कानून व्यवस्था है? सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे कि इकोसिस्टम जो बनाया गया है वो हल्ला नहीं मचाएगा, इसलिए राजस्थान पे चर्चा नहीं होती। लेकिन ये आंकड़े, भ्रष्टाचार, रेप, नाबालिग से रेप, महिलाओं के खिलाफ अपराध, बच्चों का अपहरण, ये सब देखने के बाद भी आदमी चुप रहेगा क्या? राजस्थान में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके गवाह बन चुके हैं। आपको पिछले महीने वाला वो कार्यक्रम याद दिलाऊं जहां उन्होंने, अशोक गहलोत ने शिक्षकों से सवाल किया था कि क्या आप लोगों से ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ते हैं, और मुंह पर शिक्षकों ने कह दिया था कि हां ये भ्रष्टाचार चल रहा है। एक बार सुनिए वो वाली बात फिर से। ऑफिस हम सुनते हैं कि ये बात तो पैसे गिराने पड़ते हैं। आप बताओ, सही बात है, मुझे नहीं मालूम, सही बात है, मुझे नहीं मालूम है। पैसे देने पड़ते हैं क्या? पैसे देने पड़ते हैं क्या? पैसे देने पड़ते हैं क्या? राजस्थान में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था का हाल भगवान भरोसे, नहीं संभल रहा। अच्छा, राजस्थान की बात हो गई। दूसरा पंजाब, जहां फिर कांग्रेस की सरकार है और वहां पहले अचानक बेअदबी के मामले हुए, फिर लिंचिंग हो गई और आज तो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। आज दोपहर को लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बड़ा धमाका हुआ। इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई, 5 लोग घायल हो गए। कोर्ट की दूसरी मंजिल के वॉशरूम में धमाका हुआ था और इतना तेज धमाका था कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स की एक दीवार गिर गई और पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। अच्छा, जब धमाका हुआ उस वक्त जिला कोर्ट में कामकाज चल रहा था। जो आई विटनेस हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे सुनिए कि धमाका कितना भीषण था। जैसे मैं वहाँ पे स्टेप इन करता हूँ कोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर चैम्बर से, तो मैं देख रहा हूँ मेरा दोस्त ऐसे जा रहा है, बाकी का सिस्टम वहाँ पे है, और सडनली स्मॉग और धुएं में सारा कुछ चेंज हो गया। तो अगर बात करें कोर्ट कम्प्लेक्स की बात करें, क्या हमें दिखा सकते हैं, अपने दर्शकों को भी दिखाएं हमें कि सेकंड फ्लोर है वहाँ पे, वो जहाँ पे कार्स खड़ी देख रहे हैं ना आप, उसी के बिल्कुल ऊपर सेकंड फ्लोर है, वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे हुआ है ये, वहाँ पे हुआ है। और एकदम से पैनिक भी हो गया क्योंकि लगातार हमने देखा कि जैसे ब्लास्ट आता है, ब्लास्ट होता है, उसके बाद लोग भी पैनिक हो गए, लोग बाहर भी आ गए। लेकिन आप वहाँ पे मौजूद थे, तो कितने लोग इंजर्ड हुए, कितने लोगों को आपने बचाया? सर मैं सिर्फ एक ही बंदे ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦਬ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਊਮਰ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸੈਕੰਡ ਬੰਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਲਬਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਦੈਨ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਧਿਆਨੰਦ ਹਸਪੀਟਲ।
पूरे पंजाब में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी। आगे की जांच के लिए एनआईए की टीम को भेजा गया। पुलिस कह रही है कि इसके पीछे सुसाइड बॉम्बर भी हो सकता है। पंजाब के सीएम और डिप्टी सीएम लुधियाना पहुंचे। सीएम ने ब्लास्ट को तुरंत चुनाव से जोड़ दिया और यह तक कह दिया कि चुनाव नजदीक है, इसलिए कुछ देश विरोधी ताकतें साजिश कर रही हैं। अरे जांच तो हो जाने दीजिए। लेकिन सवाल चुनाव से ज्यादा कानून व्यवस्था का है कि पंजाब की सरकार क्या कर रही है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही अचानक गुरुद्वारों में बेअदबी की कोशिश के 2 मामले सामने आए, एक स्वर्ण मंदिर में और एक कपूरथला में। दोनों ही आरोपी की लिंचिंग हो गई। बाद में कपूरथला मामले में तो यह भी कहा गया कि वहां बेअदबी नहीं हुई। लेकिन चाहे ये बेअदबी के मामले हों या फिर आज लुधियाना का बॉम्ब ब्लास्ट, सरकार इसे चुनाव से जोड़कर पल्ला झाड़ने में लगी हुई है। जबकि ये सब जानते हैं कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, संवेदनशील राज्य है, यहां हर समय चौकस रहने की जरूरत है। लेकिन जब सियासत हावी रहती है, कुर्सी का खेल चलता है, तो फिर कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे फोकस से आउट हो जाते हैं। यही पंजाब में हो रहा है। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਭੈ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਮਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। कितना आसान है ना, कुछ भी घटना हो जाए उसको चुनाव से जोड़ दीजिए। और अगर चुनाव से जुड़ा हुआ भी है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, सरकार क्या कर रही है? चुनाव था तो और मजबूती से सुरक्षा व्यवस्था देनी चाहिए थी। जो लिंचिंग की घटना हुई उस पर तो कुछ एक्शन नहीं हुआ। उसमें भी बोलते कि चुनाव है इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे वोट चले जाएंगे। लेकिन न राज्य संभल रहा है, न पार्टी संभल रही है। कांग्रेस कर क्या रही है? हरीश रावत का कल का ट्वीट आपने देखा होगा। उनके बगावती संकेतों को सबने समझा। उनके पीछे मगरमच्छ छोड़े गए हैं, हाथ पैर बांध दिए गए हैं। इसको सुनने के बाद कुछ कहने को रह नहीं जाता। हरीश रावत को दिल्ली बुला लिया गया। लेकिन इसी बीच मनीष तिवारी का ट्वीट आ गया। मनीष तिवारी भी सीनियर नेता हैं कांग्रेस के। उन्होंने ट्वीट किया कि पहले असम, उनका ट्वीट डालिए। मनीष तिवारी ने ट्वीट में लिखा कि पहले फर्स्ट असम देन पंजाब नाउ उत्तराखंड, यानी पहले असम फिर पंजाब अब उत्तराखंड। भोग पूरा ही लगाएंगे, कोई कसर न रह जाए। मतलब पार्टी में जिस तरीके से जो चल रहा है उसको लेकर मनीष तिवारी ने क्लियरली बोल दिया कि भोग पूरा लगाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मतलब पार्टी पूरी खत्म करके मानेंगे। हरीश रावत के मामले में कैप्टन अमरिंदर सिंह का दर्द भी सामने आ गया। कैप्टन को हटाने में हरीश रावत का अहम रोल था। हरीश रावत पंजाब के प्रभारी थे। उन्होंने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए लॉबिंग की थी। अमरिंदर सिंह ने इसलिए लिखा कि जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। और यह कैप्टन अमरिंदर सिंह का दर्द है। सीनियर नेता थे, पार्टी से जुड़े हुए थे। हरीश रावत के साथ आज उत्तराखंड में हो रहा है तो उनको समझ में आ रहा है। यही सेम चीज पंजाब में हुई थी, तब हरीश रावत को समझ में नहीं आ रहा था। तो वही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जैसा बोइएगा वैसा काटिएगा। अच्छा, उधर शशि थरूर है, वो कह रहे हैं कि अपनी दशा के लिए विपक्ष खुद जिम्मेदार है। संसद में विपक्ष का रवैया ठीक नहीं रहा। संसद चलनी चाहिए, रुकावट नहीं डालनी चाहिए,
बहस के मंच के तौर पर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सुनिए एक बार शशि थरूर को। I think we have to ask very seriously whether the rules of the game have been upheld by the government in the first place. I'm not suggesting that the opposition's reaction was always in the kind of form, dignity, as you've called, that should ideally be observed. But let's look at the provocations. यानी विपक्ष जो कर रहा था वो ठीक था नहीं था, ये बहस कब हो रही है? जब सत्र खत्म हो रहा है। गांधी परिवार को एक सवाल नहीं पूछते ये लोग। आपने कभी देखा है कि कोई टीम मैच पर मैच हारती जाए, अंदर खिलाड़ियों में जो है मनमुटाव हो रहा हो, कोई किसी की बॉलिंग पर फील्डिंग ना करे, कोई बैटिंग उतरे तो रन लेने के लिए ना दौड़े क्योंकि सामने वाले का रन ना बन जाए, और ऐसी टीम के कैप्टन को कुछ ना हो, कोई सवाल तक ना पूछे? यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी में हो सकता है कि गांधी परिवार से एक प्रश्न ना पूछे, क्योंकि गांधी परिवार को राज्यों में मजबूत नेता बर्दाश्त ही नहीं थे। महाराष्ट्र में देख लीजिए, शरद पवार 1999 में कांग्रेस ने निकाला, उन्होंने एनसीपी बनाई, आज उसी एनसीपी के साथ कांग्रेस सरकार चला रही। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी 1997 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, टीएमसी बनाई, आज यह हालत है कि कांग्रेस बंगाल में कहीं नहीं बची। पंजाब में अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस छोड़ दी, पंजाब लोग कांग्रेस बना ली। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए, केंद्रीय मंत्री बने। असम में हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी में गए तो सीएम का पद मिल गया, कांग्रेस में पूछ नहीं थी। गोवा का उदाहरण लीजिए, लुइजिनो फिलेरियो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, अब टीएमसी में चले गए। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी 2010 में कांग्रेस छोड़ी, वाईएसआर कांग्रेस बनाई। हरीश रावत ने संकेतों में गांधी परिवार को क्या करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए, कल टाइम्स नाउ नव भारत पर बोला था। किसी ने गौर नहीं किया होगा। एक बार आपको वो बयान सुनवाता हूं। हरीश रावत पते की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इसको कितना सुना जाएगा भगवान ही जानता है। एक बार हरीश रावत को सुनिए। हरीश रावत जी, ऑन अ सीरियस नोट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि चुनाव पास हैं, जाहिर है तैयारी हर खेमे में जोरों से चल रही है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो जो इस वक्त चुनावी दंगल में आपके साथ घुसी हुई है। मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अब तक घोषित नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, जबकि आपने जनवरी इस साल में आगाह कर दिया था कि इससे पार्टी का मोराल टूटता है। देखिए, हम एक बात जानते हैं, लोकतंत्र में दुल्हन वही जो पिया मन भावे। उत्तराखंड के लोग जिसको ठीक ठाक समझेंगे उसको ही अपना, वो जिसके साथ खड़े होंगे वही कांग्रेस का चेहरा। तो लोग पार्टी के साथ खड़े होते हैं कि व्यक्ति के साथ? दोनों के साथ। छोटे राज्यों की ये नियति रही है कि यहाँ पार्टी के साथ साथ लोग व्यक्ति को भी देखना चाहते हैं जिसके साथ, और फिर हमारा राज्य जो है आंदोलन से बना हुआ राज्य है, अभावों से बना हुआ राज्य है, एक लंबे संघर्ष से बना हुआ राज्य है जिसने अविकास की डायलेमा को झेला है, वो राज्य है। तो इस राज्य की अपेक्षाएं बहुत है। तो ये पार्टी को भी देखते हैं कि इस पार्टी का स्वरूप क्या है, इस पार्टी की सोच क्या है, इस पार्टी का इतिहास क्या है, इस पार्टी को हमारी भूगोल की समझ है या नहीं है, इन सब बातों को भी देखते हैं। लेकिन इसके साथ ये भी देखते हैं कि कौन व्यक्ति है आगे खड़ा जिसके नाम पर वोट दें तो उस वोट का 5 साल हिसाब भी ले सकें। पता चला हिसाब देने के लिए कोई नहीं, और तो लोग उस असमंजस को नहीं चाहते। लोग चाहते हैं स्पष्ट तौर पर हमको दिखाई दे, और जब नहीं दिखाई देता लोग खुद तय कर लेते हैं। और उत्तराखंड में तो मुझे लगता है कि लोग खुद तय करने की प्रोसेस में स्टार्ट हैं, और उसमें आपका भी योगदान है। हम तो पूरा योगदान कर देंगे आपके साथ, अगर आप कहना चाहें पार्टी हाईकमान से कि वो गलती कर रहे हैं अगर एक मुख्यमंत्री का चेहरा आगे नहीं ला रहे। देखिए, मेरी एक सोच है, भाजपा ने
क्षेत्रीय पार्टियों, क्षेत्रीय अपने नेताओं को मजबूत करके, जिसमें मोदी भी सम्मिलित है, दिल्ली से हमको डिसलॉज किया। और यदि हमको भी भाजपा को डिसलॉज करना है तो हमको राज्यों में नेतृत्व को मजबूत करके राज्यों में उनको परास्त करना पड़ेगा। यदि आज हम उत्तराखंड में परास्त करते हैं उनको, तो इसके बाद आप पक्का मानिए हम गुजरात में भी परास्त करेंगे, हम राजस्थान में भी परास्त करेंगे, मध्य प्रदेश में भी परास्त करेंगे और छत्तीसगढ़ में भी। और इसके बाद जो महाराष्ट्र और सब सिलसिला चलेगा, जिस तरीके से 2002 से 2004 तक समय चक्र चला था, हम हारते हारते आ रहे थे और उत्तराखंड में जीते, तो उसके बाद चक्र हमारी तरफ को घूमने लगा और 2004 में हम सत्ता में आ गए। तो मुझे लगता है कि 2022 में भी नियति इसी तरीके का निर्धारण कर रही है। उत्तराखंड में हम जीतेंगे, कांग्रेस सत्ता में आएगी और उसके बाद 2024 तक हम राज्यों को जीतते जाएंगे और केंद्र में फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। हम तो कांग्रेस केंद्र में आएगी। ये आप चेतावनी कांग्रेस को दे रहे हैं या बीजेपी को दे रहे हैं? मैं अपनी राजनीतिक समझ को जितना मैं समझ पा रहा हूं, मैं उसको दे रहा हूं, मैं उसको व्यक्त कर रहा हूं। चेतावनी देना तो हमारा स्वभाव ही नहीं है। हरीश रावत बड़ी बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी ने राज्य में जो चेहरे थे उनको मजबूत किया और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार को हटाने में कामयाबी मिली, जिसमें वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को गुजरात में मजबूत किया गया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी को राज्य की लीडरशिप को मजबूत करना चाहिए ताकि 2024 में राहुल गांधी पीएम बन सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी में यह बात करेगा कौन? कौन कहेगा गांधी परिवार को कि ये जो आप कर रहे हैं, एक अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रहे, जो आपको चुनाव नहीं जिता पा रहे उनको ही आगे किए जा रहे हैं, ये बोलेगा कौन? और देखिए इसके आंकड़े देता हूं आपको। कांग्रेस पार्टी की हालत देखिए, ये कांग्रेस का परफॉर्मेंस है, कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड है पिछले 10 साल, और इसमें कांग्रेस का रिकॉर्ड देखिए। 90% चुनाव जो कांग्रेस लड़ी है, 90% चुनाव वो हारी है। यह है कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड। 10 साल में 90% चुनाव हारी, 2 लोकसभा चुनाव हारी, एक 2014 में, एक 2019 में, कोई डाउट नहीं, दोनों बड़े चुनाव थे, फिर भी कोई बदलाव नहीं हुआ पार्टी के अंदर। अच्छा, विधानसभा की हार देखिए, आपको विधानसभा दिखाता हूं। ठीक है भाई, लोकसभा में आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी हैं, इतना बड़ा चेहरा है कि उनको हराना मुश्किल है, ठीक है। 2021 में विधानसभा का आपको आंकड़ा बता रहा हूं, 5 हार। अभी तक 5 चुनाव हुए, 2021 में 5 में हार गई। ऐसा हारते हैं कि 0 सीट भी ले आते हैं, हल्के में नहीं हारते हैं। लोग रिकॉर्ड जीतते हैं, ये रिकॉर्ड हारते हैं। 2020 में जब ज्यादा चुनाव नहीं हुए कोरोना की वजह से, तो भी 2 हार इनको मिली। 2019 में 5 हारे, 5 चुनाव। 2018 में 5 चुनाव हारे। यह है कांग्रेस पार्टी का रिपोर्ट कार्ड। 2017 में 6 चुनाव हारे। एक सवाल नहीं पूछता है कोई गांधी परिवार से। 2016 में, पीछे जाते जाइए, हार आपको मिलती जाएगी, 4 हार। 2015 में 1 चुनाव हारे और 2014 में 8 चुनाव हारे। मतलब अगर आप जोड़ लीजिए तो 8 1 9 4 13 6 19 19 और 10 29 31 और 36 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं बीते 7 साल में, और 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। और कोई पूछता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि बॉस ये कैसे हार रहे हैं अगर गांधी परिवार इतना कमाल का काम कर रहा है। और मीडिया में कोई पूछ ले तो राहुल गांधी का तो पारा आजकल 7वें आसमान पे रहता है। सरकार के आदमी हो, दलाल हो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अपनी पार्टी में कोई पूछ ले
तो भाई मुझे तो नहीं लगता कि कोई पूछता होगा। अगर पूछता होता तो यह हालत नहीं होती। ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि इनसे ना हो पाएगा, वो क्यों कह रही हैं? इन आंकड़ों को देखकर कह रही हैं। 36 विधानसभा चुनाव हारी है कांग्रेस पार्टी बीते 7 साल में, लेकिन कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं। अरे इतनी तो केनिया की टीम हार गई होती तो उसके कैप्टन को बदल देते, लेकिन फिर भी गांधी परिवार कांग्रेस की सत्ता में। खैर, कांग्रेस पार्टी की सेहत कैसे सुधरेगी ये तो भगवान जाने। हम बात करते हैं आपकी सेहत की, और अब बात हेल्थ की क्लास की। कोरोना के वेरिएंट्स खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। जब ये लग रहा था कि फिर से सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, तभी कोरोना ने नया टर्न ले लिया। नेता ही सिर्फ टर्न नहीं लेते हैं, कोरोना भी ले लेता है। जब आपको लगेगा कोरोना जा रहा है तो यू टर्न लेके वापस आता है। कहां, मैं यहीं हूं। 8 महीने पहले डेल्टा वेरिएंट ने दुनिया में तबाही मचाई थी। डेल्टा वेरिएंट याद रखिएगा। 8 महीने पहले कौन सा वेरिएंट था कोरोना का? डेल्टा। उसके बाद आजकल आप कौन सा वेरिएंट सुन रहे हैं? ओ माइक्रॉन सुन रहे हैं ना? ओमाइक्रॉन आ गया, ओमाइक्रॉन आ गया। अब एक नई मुसीबत आ गई, और ये नई मुसीबत है इन दोनों का मिक्स वेरिएंट, यानी डेल्टा प्लस ओमाइक्रॉन इज इक्वल टू डेल माइक्रॉन। मतलब अब इन दोनों को मिलाकर एक नया वेरिएंट आ गया है, डेल माइक्रॉन। डेल्टा का डेल ले लिया, ओमाइक्रॉन का माइक्रॉन ले लिया, हो गया। जैसे आजकल फिल्मी शादियों में नहीं सुनते हैं कि हीरो के नाम का पहला 2 अक्षर, हीरोइन के नाम का पहला लास्ट का 4 अक्षर ले लिया और बच्चों का नाम रखते हैं। अब समझिए वैसा ही हिसाब, एक नया बच्चा आ गया है कोरोना का, डेल माइक्रॉन। अब ये वेरिएंट क्या करेगा, उससे पहले आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। एक वीडियो बड़ा वायरल है, वो वीडियो आप जरा डालिए, स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। ये दिल्ली के सरोजनी नगर का वीडियो बताया जा रहा है। मतलब ये वीडियो देखकर आपको ये लगेगा कि क्या इस दुनिया में कभी भी कोरोना नाम की कोई चीज होती थी क्या? इसमें आप धक्का मुक्की देखिए, सरोजनी नगर की तस्वीर बताई जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे लोगों से कह दिया गया कि तुमको कोरोना को जो है वो एक दूसरे के बीच में जो है दबा के मार देना है। ये वीडियो देख के लोग भी कह रहे हैं कि ऐसी तस्वीर कोरोना देख ले तो या तो सदमे में मर जाएगा कि हम मेरे से कोई डर नहीं रहा, या फिर वो इस भीड़ में दब के मर जाएगा। लोग गिर रहे हैं, मैडम गिर गई। ऐसी भीड़ है सरोजनी नगर में। दिल्ली में ठंड है, गर्मी नहीं है कि लोग सोच रहे हैं कि चलो भाई बाहर मौसम अच्छा है निकला जाए। अच्छा, सरोजनी नगर में किसी ने यह भी नहीं कहा था कि आज सब मुफ्त मिल रहा है, पैसा देना था। मुफ्त में खरीदारी नहीं चल रही थी। पर ये देख लीजिए, कोरोना पागल हो जाए ये तस्वीर देखकर। ये लोग कौन है भाई? इनको डर नहीं लगता है? कितनों ने मास्क, इसमें मास्क क्या करेगा? मास्क तो खुद सदमे में आ जाएगा कि मेरा कुछ काम बचा है कि नहीं बचा है। किसका ऐसे टकरा रहे हैं, एक का मास्क निकल के दूसरे में लग जाएगा, ऐसी हालत हो जाएगी। क्या कर रहे हैं भाई आप लोग? इतनी भीड़ थी तो बाहर से लौट आना था कि नहीं भाई जिंदा रहेंगे तो फिर खरीदेंगे। अमेरिका और यूके में जिस तरीके से लोग बीमार हो रहे हैं, जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह डेल माइक्रॉन है, जो नया वाला आपको बता रहे हैं। डेल्टा और ओमाइक्रॉन वेरिएंट का मिक्सचर। अमेरिका में 1 दिसंबर को कोरोना के नए मामलों का हफ्ते भर का औसत कितना था? 85,000, जो 22 दिसंबर को 1,71,000 हो गया। 22 दिन के अंदर देखिए एवरेज कैसे बढ़ गया, ऑलमोस्ट डबल। यूके में 1 दिसंबर को कोरोना के नए मामलों का हफ्ते भर का औसत था 43,000। 22 दिसंबर आते आते डबल से ज्यादा हो गया, 91,000 हो गया। फ्रांस में 1 दिसंबर को कोरोना के नए मामलों का हफ्ते भर का औसत था 34,000। 22 दिसंबर को 53,000 हो गया। यहां लोग धक्का मुक्की खेल रहे हैं, किसी को चिंता ही नहीं है।
डेल्टा वेरिएंट को धीरे धीरे ओमाइक्रॉन वेरिएंट रिप्लेस कर रहा है। अमेरिका में 73% नए केस ओमाइक्रॉन के, एक हफ्ते पहले 87% केस डेल्टा के थे। अमेरिका में, बहुत ध्यान से सुनिए, अमेरिका में इस वक्त सभी आईसीयू करीब फुल है और इमरजेंसी वार्ड ओवरलोडेड है। यूके में 17% नए केस ओमाइक्रॉन के हैं। हर 2 दिन में ओमाइक्रॉन के केस डबल हो रहे हैं। संक्रमण की रफ्तार से आशंका है कि यूके के अस्पतालों में हर दिन 3000 मरीज भर्ती होंगे। और आप शॉपिंग कर रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में जनवरी में स्थिति और बिगड़ने का डर है। सबसे गंभीर बात यह है कि अभी तक यह साफ तौर पर पता ही नहीं चल रहा कि ओमाइक्रॉन आपको कितना बीमार कर सकता है। ओमाइक्रॉन पर यूके में 2 स्टडी हुई। एक स्टडी इंपीरियल कॉलेज लंदन ने की। एक स्टडी में जो रिसर्चर थे उनके नतीजे ये निकले कि डेल्टा के मुकाबले ओमाइक्रॉन मरीज के अस्पताल में भर्ती होने की आशंका 40 से 45% कम है कि शायद हॉस्पिटल ना जाना पड़े। नए मरीज के मुकाबले री इन्फेक्शन वाले मरीज के अस्पताल जाने की आशंका 50 से 60% कम है। इस स्टडी में 56,000 ओमाइक्रॉन केस और 2,69,000 डेल्टा केस की पड़ताल की गई। अब एक दूसरी स्टडी हुई, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग ने की और स्कॉटलैंड के एक्सपर्ट्स ने की। इनका सैंपल साइज 15 मरीज है। इनके मुताबिक डेल्टा के मुकाबले ओमाइक्रॉन में अस्पताल जाने का खतरा 2/3 कम है। दक्षिण अफ्रीका में यह स्टडी की जा चुकी है कि ओमाइक्रॉन के केस में अस्पताल जाने का खतरा 80% कम है और डेल्टा के मुकाबले ओमाइक्रॉन में बीमारी 70% कम है। लेकिन अभी व्यापक अध्ययन की जरूरत है भाई। यही मत मान के बैठ लीजिए कि यही होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाई 40% मान लीजिए कम लोग जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये फैल तो ज्यादा रहा है ना। तो ज्यादा लोग अगर संक्रमित होंगे, और हमारे यहां आबादी कितनी है, आप अमेरिका फ्रांस इनसे कंपेयर कर रहे हैं। अपनी जनसंख्या देखिए ना भाई, 140 करोड़ के करीब है हम लोग, और एकदम तेजी से फैलने लगेगा, उसका 30-40% भी हो गया, फिर क्या कीजिएगा? अमेरिका जाइएगा टिकट लेके कि हमको वहां भर्ती कीजिए, यहां जगह नहीं है, क्योंकि हम सरोजनी नगर में गए थे धक्का मुक्की करके पैंट खरीदने। अच्छा, खतरे वाली आबादी को ये कैसे प्रभावित कर रहा है देखिए। मतलब ये सब समझिए। अगर ये मान भी ले कि कोरोना के नए वेरिएंट पुराने वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 50% कम गंभीर है, फिर भी डेल्टा से कम 3 गुना ज्यादा तेज वेरिएंट की वजह से ज्यादा संख्या में संक्रमण होगा। कुल केस भारत में अभी कितने हैं? भारत की स्थिति देख लीजिए। भारत की आपको स्थिति बता रहा हूं। टोटल कितने हैं? 300 प्लस, 300 के पार चले गए। महाराष्ट्र में 65। महाराष्ट्र ने तो जैसे कसम खाई हुई है कि कोरोना के केसेस में मैं ही लीड करूंगा। दूसरी लहर में भी हाल यही था, पहली लहर में भी हाल यही था। दिल्ली में 64 हो गया है, राजस्थान में 21 है, 21। वो तो कोरोना दिखता नहीं है, नहीं तो राजस्थान में जो कानून व्यवस्था की हालत है, ये लोग कोरोना की भी टांग तोड़ देते हैं। गुजरात में 21, वहां भी केस बढ़ रहा है। ये मत सोचिएगा कि मेरे यहां नहीं है, सब जगह फैल रहा है। कर्नाटक में 31, 31, तेलंगाना में 38, 38, तमिलनाडु में 34। हर जगह ओमाइक्रॉन और डेल्टा मिला दीजिए, डेल माइक्रॉन के केसेस हैं। केरल में 29, अब मतलब डेल माइक्रॉन बोला जा रहा है, अब यहां तो अभी ओमाइक्रॉन ही बोल रहे हैं। और यूपी में 2 है अभी, वहां कोरोना भी देख रहा है सरकार किसकी बनेगी। ओमाइक्रॉन ने सरकारों की नींद उड़ा दी है। मध्य प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। 16 राज्यों में ओमाइक्रॉन के केस मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हाई लेवल मीटिंग की भाई, और उस मीटिंग में उन्होंने चर्चा की कि अगर ये इस तेजी से फैलेगा, दुनिया में क्या हो रहा है, हम कितना तैयार हैं, नहीं है, क्या व्यवस्था होगी, अगर ज्यादा संक्रमण होगा तो ज्यादा लोगों को अगर जरूरत पड़ गई मान लीजिए अस्पताल में ले जाने की, तो क्या करेंगे।
इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की चुनाव टालने की अपील की खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का देश के प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए चुनाव टालने का अनुरोध किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पीएम और चुनाव आयुक्त प्रदेश में चुनौती जो है उसको समझें, रैलियों और सभाओं पर रोक के लिए कड़े कदम उठाएं। तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव टालने की अपील की है, उसकी खबर आ रही है। उन्हें लगता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि जैसा दूसरी लहर में हो गया था वैसा कहीं तीसरी लहर में ना हो जाए। तो अब देखिए चुनाव हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या स्थिति रहती है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और अब आपको लिए चलता हूं हिस्ट्री की क्लास में। मुगल सीरीज में हम आपको अकबर का चैप्टर बता रहे थे। हमारी हिस्ट्री की क्लास को लगे हुए भी इतनी हिस्ट्री बीत चुकी कि आप भूल गए होंगे कि क्या बता रहे थे। अकबर वाला चैप्टर चल रहा था, बीच में बहुत सारी खबरें आ गई थी तो उसमें रह गए। आगे बढ़ने से पहले पिछली क्लास का थोड़ा रिवीजन कीजिए। अरावली की पहाड़ियों पर महाराणा दिन गुजार रहे थे। महाराणा और उनके परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, ये सब आपको याद है, बताया था। महाराणा की स्थिति देखने के लिए अकबर ने एक दूत भेजा था। महाराणा की मुश्किलों को जानकर अकबर ने महाराणा की तारीफ की। आज़ादी के लिए कष्ट सह रहे महाराणा ने एक पत्र लिखा। इतिहासकारों के मुताबिक महाराणा ने अकबर को पत्र लिखा था और उस पत्र में अकबर से संधि की बात की गई थी। अकबर के दरबारी पृथ्वीराज राठौर ने पत्र की जांच की बात कही। उसके बाद क्या हुआ अब ये आपको बताते हैं। महाराणा से पत्र मिलने पर अकबर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अकबर ने बीकानेर के राजा के छोटे भाई पृथ्वीराज राठौर को वो पत्र भी दिखाया। इस पर पृथ्वीराज ने अकबर से कहा कि महाराणा ऐसा पत्र कभी लिख ही नहीं सकते। पृथ्वीराज ने कहा कि वो जांच करके पता लगाएंगे कि ये पत्र किसने लिखा है। पृथ्वीराज राठौर डिंगल भाषा में कविताएं लिखते थे। पृथ्वीराज ने महाराणा को एक कविता लिखकर भेजी। पृथ्वीराज ने महाराणा को उनका लक्ष्य याद दिलाया और अपने पत्र में पृथ्वीराज ने महाराणा पर तंज कसा था। उन्होंने डिंगल भाषा में लिखी कविता में कहा कि अगर प्रताप अपने मुंह से अकबर को बादशाह कह दें तो सूर्य पश्चिम से उदय होने लगेगा। हे महाराणा प्रताप, आप मेरे इस पत्र के उत्तर में यह बताएं कि मैं अपनी मूंछों पर ताव दूं या शर्म के मारे तलवार से अपनी गर्दन काट दूं। पृथ्वीराज राठौर ने पत्र में इस तरह से बेहद तीखी भाषा का इस्तेमाल किया। यह भी लिखा था कि एक महाराणा प्रताप को छोड़कर अकबर ने सभी को खरीद लिया। क्या अब चित्तौड़ का स्वाभिमान भी बाजार में बिकेगा? इस पत्र को अकबर ने महाराणा प्रताप के पास भिजवा दिया। पृथ्वीराज का पत्र मिलते ही महाराणा प्रताप का स्वाभिमान जागा। महाराणा प्रताप फिर से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए। महाराणा ने पृथ्वीराज को पत्र लिखकर अपने इरादों से अवगत कराया। उन्होंने भी कविता में जवाब दिया और पृथ्वीराज को धन्यवाद दिया। उन्होंने जवाबी पत्र में लिखा कि एक लिंग देव के आशीर्वाद से जब तक ये शरीर है मैं अपने मुंह से अकबर को बादशाह नहीं तुर्क ही कहूंगा। सूर्य पूर्व दिशा से ही उगता रहेगा। हे वीर पृथ्वीराज, तुम प्रसन्नता के साथ अपनी मूंछों पर ताव देते रहो क्योंकि मेरी तलवार हमेशा शत्रुओं के सिरों को काटती रहेगी। महाराणा का जवाब पत्र में मिला और पृथ्वीराज अकबर के पास गया और वो पत्र दिखाया। पृथ्वीराज ने अकबर से कहा कि पहले वाला पत्र किसी और ने भेजा था भाई, ये तो झोल है। यह सुनकर अकबर की खुशी गायब हो गई। उसे समझ आ गया कि महाराणा प्रताप को झुकाना असंभव है। महाराणा प्रताप अपनी कठिनाइयों को भूलकर फिर से मुगलों के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार हो गए। मेवाड़ के कुछ इलाकों पर महाराणा का कब्जा भी हो गया, लेकिन महाराणा के सामने आर्थिक संकट था। मुगलों के खिलाफ लड़ाई के लिए सेना और संगठन की जरूरत थी, पैसा था नहीं। महाराणा ने मुगलों के खिलाफ नई रणनीति तैयार की। छापामार युद्ध से महाराणा को बहुत सफलता मिली। सफलता के बाद मेवाड़ का जिम्मा सरदारों को दे दिया गया। 1578 में महाराणा खुद गुजरात की तरफ निकले और अरावली से निकलने से पहले ही भामाशाह पहुंचे। भामाशाह बचपन से महाराणा के मित्र और सलाहकार थे। भामाशाह को अरावली की पहाड़ियों पर देखकर महाराणा हैरान हो गए। महाराणा ने उनसे कुछ अपनी आर्थिक परिस्थितियों के बारे में बताया तो नहीं, लेकिन भामाशाह पहले से सब जानते थे। भामाशाह को अकबर के संघर्ष और आर्थिक हालात के बारे में पता था। भामाशाह वहां महाराणा प्रताप की मदद करने के लिए आए थे।
भामाशाह अपने साथ अपनी पूरी पूंजी लेकर आए थे। भामाशाह ने महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए दिए उस जमाने। इसके अलावा 20,000 स्वर्ण अशर्फियां दी। इस धन से 25,000 सैनिकों को 12 साल तक रसद दी जा सकती। भामाशाह ने जीवन भर की कमाई महाराणा को दे दी। ऐसी दोस्ती थी। भामाशाह को इस त्याग के बाद मेवाड़ का दानवीर कहा जाने लगा। भामाशाह ने महाराणा प्रताप की मदद ऐसे समय में की थी जब उनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। भामाशाह के पैसे से महाराणा प्रताप ने 40,000 सैनिकों की फौज तैयार की और उसके बाद मुगलों से भीषण युद्ध किया, जिसे बैटल ऑफ दिवेर कहते हैं। फिर उस लड़ाई में क्या हुआ, उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। अगली क्लास में आपको बताऊंगा। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।